क्लास 9th में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लो कि ये एक ट्रक है। ओके, ये ट्रक है और ट्रक चल रही है मोशन में, और यहाँ पे कार है वो स्टेशनरी रुकी हुई है। ये कार कैसी है? स्टेशनरी। ओके, इसके ये बताइए, ये ट्रक चल रही है, ट्रक के पास क्या क्या है? मास और वेलोसिटी है। ओके, ट्रक के पास क्या क्या है? मास और वेलोसिटी। ओके, तो लेट अस से इसका मास है m1 और वेलोसिटी इसकी कितनी है? v1 सपोज। ओके, अब ये कैसी है? स्टेशनरी। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चीजों को। जब ये आके इस पे टक्कर मारती है तो ये रुकी हुई कार भी क्या करने लगेगी? चलने लगेगी, क्योंकि इसने इस पे क्या लगाया होगा? फोर्स। ठीक, तो देखिए हम क्या देखते हैं, जैसे ये चलने लगती है पहले तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कुछ, लेट अस से v2। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे बनाऊं तो ज्यादा सही है। ये देखिए, ये बिफोर कोलिजन है, अभी टक्कर नहीं हुई है, बिफोर कोलिजन। ओके, और ये क्या है? जब टक्कर हो गई तब हम क्या देखते हैं? आप मुझे बताइए कि ट्रक की वेलोसिटी टक्कर के बाद घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। कार की क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, तो सपोज ट्रक की घट गई है और घटकर v1 से कितनी हो गई है? v2। ये इसकी न्यू वेलोसिटी है, और कार की जो पहले वेलोसिटी तो नहीं थी। ठीक, मास कितना होगा उसका? m2, लेकिन उसके पास कुछ वेलोसिटी आ रही है। तो देखिए जरा थोड़ा सा समझिए क्या हुआ कि अगर ट्रक की वेलोसिटी कम हुई है तो इसका क्या कम हुआ है? मोमेंटम, कि नहीं? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? अगर किसी की वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम। मास तो चेंज हो नहीं रहा, m1 पहले था ट्रक, अभी भी मास उतना ही है। क्या कम हो गई? उसकी वेलोसिटी। इसका मोमेंटम भी क्या हो गया? तो कहाँ गया वो मोमेंटम? हाँ, ट्रांसफर हो गया। किसमें? कार में। कैसे ट्रांसफर हुआ? देखिए मोमेंटम कैसे ट्रांसफर हो सकता है। एक तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी। या तो मास चला गया और बस ट्रक से निकल के किसमें? कार में, तब भी हम बोलेंगे कि मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। भाई मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोमेंटम को ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? दो, मास और वेलोसिटी। क्या मास ट्रांसफर हुआ? क्या बस का मास कार में चला गया, ट्रक का मास नहीं? ओके, क्या चली गई? वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ जो मोमेंटम लॉस हुआ है वो गया कहाँ? कार। अब ध्यान से देखिए, हम क्या देखते हैं, टक्कर जब हो गई, कोलिजन जब हो गया, ट्रक, बस का और कार का दोनों का मोमेंटम हमने जोड़ा तो किसके इक्वल आया? पहले के मोमेंटम के इक्वल। पहले मोमेंटम केवल किसके पास था? ट्रक के पास। तो ट्रक का जो मोमेंटम था, मान लीजिए इसका मोमेंटम था 100। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर करता हूँ मैं टॉपिक पूरा, न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसका मोमेंटम कितना था? 100, और इसका कितना था? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो m into v कितना आएगा इसका? 0। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था? 100 प्लस 0, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब टक्कर हुई तो कुछ मोमेंटम लॉस हो गया। माना कितना लॉस हो गया? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वो कहाँ चला गया? कार। और इसका कितना बच जाएगा? 60 किलोग्राम। यही मैं बताना चाहता हूँ। तो बताइए, क्या शुरू में आपके पास कितना मोमेंटम था? 100। क्या खत्म हुआ? क्या गायब हो गया? क्योंकि बाद में भी कितना है? 100। सिर्फ ट्रांसफर हुआ। तो आपने जिस तरीके से लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एनर्जी
can't be created ना energy, हाँ energy is never created nor destroyed. energy को हम create नहीं कर सकते और ना तो destroy कर सकते हैं, इसको केवल क्या कर सकते हैं, transform from one form to another form. Similarly we can say that कि momentum is never created or destroyed. कभी भी नया momentum नहीं बनेगा ऐसे, और ना तो पुराना momentum destroy होगा. Okay? But what is the condition? Condition is that कि there is no external force applied on the system. उस पे कोई external force लगाया ना गया हो. देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ट्रक इस पे टक्कर कर रही है, ठीक, तो कुछ कार में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, कार में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी. और अगर उसी कहीं किसी ने ऐसा रस्सी बांधा हुआ उसी टाइम कार में और वो भी उसको खींचता है, तो वेलोसिटी कितने कारणों से आ रही है, तो एक तो ट्रक ने टक्कर मारा और एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रहा है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स अलाउ नहीं है. नहीं तो भाई आप समझ रहे ना क्या हो जाएगा, भाई वो भी तो वेलोसिटी दे रहा है, तो इसका v क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा. v के बढ़ने के दो कारण थे, एक तो ट्रक ने टक्कर मारा उससे कुछ बढ़ा होगा, और कोई रस्सी पकड़ के ऐसा खींच रहा है उससे बढ़ा होगा. तो भाई जो रस्सी पकड़ के खींच रहा है वो तो एक्सटर्नल एजेंट है ना, समझ रहे हो. तब पता लगा देखिए कुछ अलग आ गया, इसका तो 60 आ गया लेकिन इसका कितना आ गया, 650 हो गया. क्यों, 40 तो किसने दिया, ट्रक, लेकिन 10 किसने दिया होगा, जो रस्सी से पकड़ के खींच रहा है वो भी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से भी मोमेंटम बढ़ जाएगा. तो इसका 50 हो गया और इसका 60, 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110. तो लॉ गड़बड़ हो गया क्योंकि पहले कितना अवेलेबल था, 110 बाहर से आ गया. तो आपको कंडीशन क्या लगानी इस रूल में, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो देखिए यही मैंने लिखा है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. इधर ध्यान देखिए जरा क्या लिखा हुआ है मैंने, when two or more bodies act upon one another. जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के ऊपर काम कर, एक दूसरे के ऊपर वर्क करती हैं, फोर्स लगाती हैं, तो क्या होता है कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. ओके, मतलब फर्स्ट बॉडी ने जितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा दूसरे वाले को, ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का जितना बचा है और सेकेंड बॉडी के पास जितना है, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा इन जनरल फॉर्म जो पहले रहा होगा. मतलब मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. कोई डाउट है? अब इसको कह रहा प्रूफ करके दिखाइए, तो हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं. देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ. ये नोट कर लिया डेफिनेशन, थोड़ा सा ध्यान से इसका डेरिवेशन देखिए. प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, देखिए इसको हम कैसे करेंगे. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ट्रक बनाया. ध्यान से इधर देखिए, ये क्या बनाया हमने, ट्रक, ठीक है. लेट अस से दैट द मास ऑफ द ट्रक इज m1. इसका मास कितना है, m1, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, u1. ओके, सुनो, इसके आगे एक कार जा रही है, माना कार का मास कितना है, m2. ओके, और कार की वेलोसिटी कितनी है, मान लो u2. कोई डाउट है? अब मुझे बताइए, अभी टक्कर नहीं हुई है, ओके, ट्रक का मोमेंटम कितना होगा, बोलिए. मास पता है, वेलोसिटी पता है, m1 u1. नहीं समझ में आता है क्या? हाँ, क्लास में सो क्यों रहे हो भाई, ठीक है. इधर देखिए, तो इसका मोमेंटम ट्रक का कितना हो जाएगा, m1 u1. ओके, और कार का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी फार्मूला होता है. तो ये तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए, m1 u1 प्लस m2 u2. ये हो गया. अब एक लाइन ड्रॉ करी, और ये क्या था, बिफोर कॉलेज, अभी टकराने से पहले का केस है, और ये आफ्टर कोलिजन. ओके, देखिए क्या होता है टकराने के बाद. लेट अस से
ये देखिए टकराने के बाद क्या बस का मास ट्रक का मास चेंज होगा? m2। लेट अस अज्यूम दैट कोई भी पार्ट उसका टूटता नहीं। ओके, तो मास अभी भी कितना है? m2। और इसकी वेलोसिटी माना v1 से चेंज होके कितनी हो गई? v1। मान सकते हैं। टकराने के बाद कार का मास क्या चेंज होगा? नहीं। ठीक है, तो मास अभी भी उसका कितना है? m1। और माना वेलोसिटी कितनी हो गई है? v2। तो ट्रक का अब मोमेंटम कितना होगा? m2 v1 और कार की वेलोसिटी कितनी, सॉरी कार का मोमेंटम m1 v2। समझ में आया? तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 प्लस m1 m2 m1 प्लस m2 v1 प्लस m1 v2। कोई डाउट है? आप क्या देख रहे हैं? ये रहा टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और ये क्या है? टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद। हमको प्रूफ क्या करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्यों? क्योंकि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m2 v1 प्लस m2 m1 m2 v1 प्लस m1 v2। कोई डाउट है? अच्छा, तो देखिए इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए फिर से इधर ध्यान दीजिए जरा। माना कि जब ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि अगर कोई फोर्स ट्रक लगाएगा किस पे? कार पे, तो कार भी ट्रक पे उतना ही लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात पता है कि नहीं पता है? ठीक, तो माना कि आफ्टर कोलिजन ये जो ट्रक है वो कितना फोर्स लगाता है कार पे? F1। और कार ट्रक पे कितना लगाती है? F2, है ना? तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, किस पे बेस करता है, तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ओके, तो इसको मैं देखिए नोट भी कर देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। The principle of conservation of momentum is in accord with Newton's third law of motion. Law of conservation of momentum is in accord with Newton's third law of motion. Yeah, you can say that the principle of, यहां पे थोड़ा सा और आगे जोड़ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, फिर से ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को निकालने का स्टाइल क्या है? कौन से प्रिंसिपल पे बेस करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ। ध्यान रखिएगा। तो मैं न्यूटन का थर्ड लॉ लेके इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। प्रूफ क्या करना है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। माना कि ट्रक F1 फोर्स लगाती किस पे? कार पे, और कार F2 फोर्स लगाती किस पे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, हाँ भाई क्या पढ़ाया गया था? फर्स्ट फोर्स इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ सेकंड फोर्स। याद है? दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल थे बट डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए साइन कैसा लगाते हैं? माइनस। अब हम किसी तरीके से क्या निकाल लें? F1, और क्या निकाल लें? F2। तो F1 मैं निकालने जा रहा हूँ। F1 निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? बताइए मुझे, F1 कौन लगा रहा है? तो मास किसका लेंगे? एक्सीलरेशन और मास पता है।
देखिए जरा, इधर देखिए, F1 of the truck X on the car for time t। ये देखिए इधर ध्यान से, ये ब्लैक वाला कार है और ये क्या है, ट्रक। ठीक, ये आता है, देखिए जरा, ये क्या देखते हो कितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहा, बहुत कम टाइम के लिए। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द फोर्स F1 X on the F2 on the car। ओके, तो बताइए कार की वेलोसिटी किससे किस में चेंज हो जाती है, U2 से V2 में। देख रहे हो, तो हम इसको नोट करेंगे, हम लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम, द वेलोसिटी ऑफ कार changes from U2 to V2। ओके, ये हो गया। अब देखिए, क्या मैं एक्सलेशन निकाल सकता हूं कार का, निकाल सकता हूं। तो एक्सलेशन ऑफ कार पता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, U2 माइनस V2 माइनस U2 अपॉन, ये कार पे लगने वाला क्या आ गया, एक्सलेशन। अगर मैं कार का एक्सलेशन निकाल चुका हूं और अगर मुझे कार का मास पता हो, और जो कि पता है कितना है, m1। ओके, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, फोर्स मिल जाएगा। ओके, अब गलती से देखिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ ट्रक का M1 होगा और ये M2 है ना मास। ये एक्सलेशन कौन से मास पे लग रहा है बताइए, M2 पे कि M1 पे? M2 पे। हाँ, कार का एक्सलेशन है, कौन लगा रहा है, इसलिए फोर्स का नाम क्या दोगे, F1, लेकिन मास किसका लोगे, M2। थोड़ी देर पहले शायद मैंने गलती से बोल दिया था M1, वो नहीं, देखिए आपके सामने कार का एक्सलेशन कितना, इतना। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, हम लेटर चाहे जो भी कर दें, वो U1 ले लो, V1 ले लो, वेलोसिटी कुछ भी, बट आपको कंसेप्ट याद रखना है। देखा पहले क्या निकाल लिया मैंने, कार का एक्सलेशन। अब उसको मैं कार के मास से M2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कार पे लगने वाला फोर्स, लगा कौन रहा है लेकिन, हाँ, तो नाम क्या दूंगा उसको मैं, F1। ओके, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T। ये हो गया। सिमिलरली ध्यान दे इधर जरा, सिमिलरली क्या कार ट्रक पे नहीं लगाएगी, लगाएगी, और जैसे ही कार ट्रक पे लगाएगी, ट्रक की वेलोसिटी U1 से चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, हाँ। तो देखिए जरा ध्यान से, फोर्स F2 कौन लगाता है, ये कार किस पे लगाती है, ट्रक पे, इसलिए मैं एक्सलेशन किसका लूंगा, ट्रक का, और मैं मास भी किसका लूंगा, ट्रक। समझ में आया, क्योंकि ट्रक पे लगने वाला फोर्स ऐसे ही आएगा, M1, तो M1 तो ऐसे ही रहेगा। और देखिए ट्रक का एक्सलेशन कैसे निकलेगा, उसकी वेलोसिटी U1 से क्या हो गई, तो चेंज कैसे निकालोगे, V1 माइनस तो V1 माइनस U1 अपॉन T। कोई डाउट है? लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। तो अब क्या लगा देंगे, ये स्टेटमेंट लिखी होगी आपने, according to the Newton's third law क्या हो जाएगा, F1 is equals to minus of F2। What is F1? कहीं निकाला है, देखिए क्या हो जाएगा, M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2 अपॉन T is equals to माइनस F2 कितना है देखिए
M1 सर ए m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन t t गेट्स कैंसल्ड। अब इसकी सेटिंग करिए, देखिए कैसा हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं, मैं क्या करूँ, जस्ट सिंपलाइज इसको ओपन खोलो। m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस M1 m1 U1 u1। ओके, अब इसको रीअरेंज करिए। कैसे? ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए। m2 v2 पहले कर लेते हैं और इसके पास v वाला टर्म ले आते हैं, प्लस m1 v1 इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो पहले इसको लिख लेते हैं m1 u1 प्लस प्रूफ। क्यों माइनस में होगा बताइए? ये माइनस में नहीं है, उधर जाएगा तो क्या होगा? सर आर ठीक हो गया, आप खुद ही देखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द, आप इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। राइट वाला कहाँ लिख सकते हैं? लेफ्ट में, लेफ्ट वाला तो ऐसा बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 v2। आप खुद ही देख लीजिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन है कि नहीं है? और ये पार्ट क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका आपको प्रूफ पता होना चाहिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हम नोट क्या कर सकते हैं फाइनली? रूल क्या बनेगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equals to total momentum after collision। बना कि नहीं? ये याद रख लीजिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।